एक जानिब लाउड स्पीकर पर सियासत का दौरा है। इस मामले पर हो रही सियासत से अमन अमा को खतरा लाहक होता है दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश के झांसी में फिरकावाराना हम आहंगी की मिसाल देखने को मिली। यहाँ मंदिर और मस्जिद के जिम्मेदारों ने बाहमी इत्तेफाक से लाउड स्पीकर हटाने का फैसला किया। यह फैसला मोहब्बत, उखुवत और भाईचारे का पैगाम है। गांधी चौक पर वाक़े जामा मस्जिद और जानकी राम मंदिर एक दूसरे से कुछ ही मीटर के फासले पर है। देखिए, बात यह है कि जैसे कि माहौल चल रहा है देश में, और उस चीज़ को देखते हुए भी कि लाउड स्पीकर के बारे में तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं, तो यहाँ पर एक ही मस्जिद है और यहाँ पर जानकी मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। तो वहाँ के महंत साहब ने भी अपने मंदिर के लाउड स्पीकर को उतार दिया। तो उनकी देखा देखी ये हुआ कि चलिए भाई, मस्जिद में भी जो लाउड स्पीकर ऊपर लगे हुए हैं उनको भी उतार दिया जाए, जिससे किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। और यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बना हुआ है, आपसी सौहार्द और सद्भाव जो बना हुआ है, वो आपसी तालमेल बना रहे। और हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर अपना हर तरह से अमन व अमान कायम रहे, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। तो कहने का मकसद यही है कि हमने भी अपनी मस्जिद के लाउड स्पीकरों को ऊपर जो लगे थे उनको उतार दिया, और हमारी जो मस्जिद की हद है बस इसी में 2 साउंड बक्स हैं, बस मस्जिद के अंदर ही अंदर अपना आवाज़ गूंजती है। और बाकी यहाँ का माहौल माशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से बहुत अच्छा है। कि देश में जो शोर शराबा चल रहा है, इसको देखते हुए मेरे मन में विचार आया और ठाकुर जी की कृपा कि इसमें हमें भी कुछ सहयोग करना चाहिए। इसलिए मैंने लाउड स्पीकर उतरवाए, क्योंकि बगल में मस्जिद है। देखते हुए उन्होंने भी लाउड स्पीकर निकलवा दिए। और भक्ति भाव तो दिल से होनी चाहिए, ना कि कोई शोर शराबा या लाउड स्पीकर से होनी चाहिए। बड़ा गांव थाना क्षेत्र में हाल ही में पीस कमेटी की बैठक में ये प्रकरण उठा था कि जो एक ही गली में मंदिर और मस्जिद दोनों लोकेटेड हैं। तो पीस कमेटी की बैठक में हमारे ईओ नगर पंचायत उपस्थित थे, हमारे थाना अध्यक्ष महोदय उपस्थित थे, और उनके द्वारा जो पीस कमेटी की बैठक की गई तो दोनों लोगों को बताया गया कि सौहार्द के साथ सारे हमारे त्यौहार जो है वो मनाए जाने हैं। तो उसी की एक पूरे बड़ा गांव के निवासियों की उपलब्धि है कि दोनों ही मंदिर और मस्जिद द्वारा जो लाउड स्पीकर हैं वो स्वतः ही उतार लिए गए हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे तारिक कमर के पास, जो इस वक्त बुलान के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं। तारिक, नफरत के इस दौर में झांसी में फिरकावाराना हम आहंगी की एक बेहतरीन मिसाल देखने को मिली है हमें। हाँ आजम, देखिए, अगर आप तारीख का मुशाहिदा करें तो मालूम होता है कि झांसी ने हमेशा ऐसी मिसालें पेश की हैं कि जब हिंदुस्तान ने जिन मिसालों पर फख्र किया है। और देखिए, बड़ा गांव के बाशिंदे और फिर जामा मस्जिद से और जानकी मंदिर से ये लाउड स्पीकर का उतारा जाना अपने आप में पूरे हिंदुस्तान के लिए एक पैगाम है। उन तमाम फिरकापरस्त ज़हनियतों के लिए एक प्रोग्राम है, ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, जो छोटे छोटे मसाइल को लेकर मुल्क की सदियों पुरानी गंगा जमनी तहजीब को, यहाँ की संस्कृति को कहीं ना कहीं ताराज करना चाहते हैं, मजरूह करना चाहते हैं। तो देखिए, ये अपने आप में बहुत अहम कदम है, बहुत अहम पेशरफ्त है। इसकी सताइश की जानी चाहिए, इसकी तकलीफ की जानी चाहिए। हिंदुस्तान को आज ऐसी ही तमसीलात की, ऐसी ही अक़दामात की ज़रूरत है जिसकी बुनियाद पर हम मुल्क को बचा सकें, मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बचा सकें, और उन तमाम लोगों को बचा सकें जो अमन में यकीन रखते हैं, सुकून में यकीन रखते हैं, यहाँ की सदियों पुरानी तहजीब में यकीन रखते हैं। बिल्कुल तारिक, एक चीज़ हमने अभी बाइट जो दोनों जिम्मेदारान की सुनी, चाहे वो मस्जिद के जिम्मेदार हों या मंदिर के जिम्मेदार हों, दोनों ने कहा कि जो भक्ति होती है, जो इबादत होती है, वो दिल से होनी चाहिए, ना कि शोर शराबे से। हाँ देखिए, बहुत अहम बात है ये। और कहा जाता है कि खुदा तो दिलों में रहता है, और अगर किसी भी मजहब के लोगों से दूसरे मज़ाहिब के लोगों को कोई तकलीफ पहुंचती है और वो तकलीफ वाकई तकलीफ है, तो उसको गौर करना चाहिए। देखिए, इस्लाम भी यही कहता है कि आपके किसी भी अमल से दूसरे किसी भी शख्स को तकलीफ ना पहुंचे, और हिंदू मजहब भी यही कहता है कि आप का कोई अमल ऐसा ना हो जिससे दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंचे। तो देखिए, मजहब की तालीमात, वो कोई भी मजहब हो, वो इंसानों के लिए है, इंसानों के खिलाफ नहीं है। अगर इस नुक्ते को समझ लिया गया, इस संजीदगी से इस पर गौर कर लिया गया, अमल कर लिया गया, तो हिंदुस्तान अपने कदीम कदरों पर की तरफ वापस आ जाएगा, मोहब्बतें बहाल हो जाएंगी, अखुवत जाहिर है कि मुस्तहकम हो जाएगी। बस जरूरत इसी बात की है कि ये जो मंदिर और मस्जिद के बड़े अहम
लोग हैं, इनको आगे आगे आवाम को ऐसे मिसालें पेश करनी चाहिए जैसी मिसाल झांसी में पेश की गई है। बिल्कुल तारिक, लाउड स्पीकर का एक जब से तनाज़ा शुरू हुआ है, ये भी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के बेशतर मसाजिद ने जो वॉल्यूम है उसको कम कर दिया, और ये भी खबर आ रही है कि गोरखनाथ मंदिर ने भी अपने लाउड स्पीकर की आवाज़ कम की है। देखिए, जहाँ तक मसाजिद का ताल्लुक है तो हमने देखा कि लखनऊ और उसके अतराफ में जो मतलब जहाँ बहुत ज्यादा कई लाउड स्पीकर लगे हुए थे मसाजिद के ऊपर, तो उन्होंने उसकी तादाद भी कम की है और उसके वॉल्यूम को भी कम किया है। तो देखिए, ये एक अच्छी पेशरफ्त है। अगर वाकई किसी को कोई तकलीफ हो रही है और हम तकलीफ दूर करना चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। तो देखिए, दोनों तरफ से रुझानात मिल रहे हैं, अच्छा माहौल क्रिएट हो रहा है और एक बार फिर कुछ लोग सामने आकर नफरतों को हराने की कोशिश कर रहे हैं, ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में अभी उसकी कदीम जो ताकत थी जिसको हम अखुवत और मोहब्बत कहते हैं वो जिंदा है और चंद मुट्ठी भर नफरत करने वाले लोग उसको शिकस्त नहीं दे पाएंगे। देखिए, मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ शहरों में कस्बों में ऐसे मसाले पेश की जाने लगी हैं, और तो अब देखना यही है कि इसको किस हद तक फॉलो किया जाता है, कब तक फॉलो किया जाता है। अगर ये सिलसिला वाकई संजीदगी से तकलीफ कर दी गई इस पर तो हालात जरूर बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल, जलसे जुलूस को लेकर भी उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सख्त पैगाम दिया। उन्होंने कहा था कि नए जो जुलूस हैं या नए इस तरह के जलसे जुलूस पर पाबंदी आयद रहेगी, बगैर परमिशन के, बगैर इजाज़त के कोई जलसा जुलूस नहीं निकाला जा सकता। तो एक कदम ये भी आ गया कि जो पुराने जलसे जुलूस निकलते थे सिर्फ वही निकलेंगे, नए जलसे जुलूस पर भी पाबंदी लगा दी गई एक तरह से। हाँ, देखिए, ये फैसला भी बहुत अहम है। ये जो अहकाम जारी किए गए हैं योगी हुकूमत के, इनकी भी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, होता क्या है, जब नए जुलूस निकलते हैं तो उनके रास्ते भी नए नए मुतय्यन कर लिए जाते हैं, नए रास्तों से, और जो मतलब जहनियत इस वक्त फरोग पा गई हैं वो चाहती है कि उन रास्तों से जुलूस निकाले जाए जहाँ पर किसी भी दूसरे मजहब के लोग आबाद है, जिससे कशीदगी पैदा होती है, तनाज़ा पैदा होता है। तो देखिए, अगर कदीम जुलूस निकलते हैं, अपनी तमाम पुरानी देरीना रिवायतों के साथ निकलती हैं, उन्हें उसूल और ज़ाब्तों के साथ निकलते हैं, तो उसमें किसी भी मजहब के लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये जो अहकाम जारी किए गए हैं योगी आदित्यनाथ की जानिब से, वज़ीर आला की जानिब से, तो ये अपने आप में बहुत अहम है। और जब से ये अहकाम सामने आए हमने देखा है कि कशीदगी कम हुई है और जो फसादात का सिलसिला शुरू हुआ था उसमें भी कमी आई है। आज़म, बिल्कुल तारिक, एक आखिरी सवाल करूंगा कि लाउड स्पीकर को लेकर उलमा का किस तरह का रद्द-ए-अमल आ रहा है इस ताल्लुक से? देखिए, बुनियादी बात यही है आदम के जो उलमाए किराम का रद्द-ए-अमल है वो बहुत मुस्बत है। ताहम कहीं कहीं हम ये देखते हैं कि जहाँ मंदिर और मस्जिद करीब है वहाँ पर ये मसाइल ज्यादा पैदा हो जाते हैं एक ही वक्त में। लेकिन झांसी की तरह अगर लोगों ने संजीदगी से गौर-व-ख़ौज़ किया, अमल किया, तो ये मसले बहुत पेचीदा भी नहीं है, इन्हें बड़े शऊरी रोशनी में संजीदगी के साथ हल किया जा सकता है। ताहम अभी तक का जो रुझानात हैं, अभी तक के जो तमाम तर इक़दामात हैं वो बहुत मुस्बत हैं, और वो मुस्बत इस हवाले से हैं कि लोग अपने समाज को बचाना चाहते हैं, इंसानियत को मजहब से पहले रखना चाहते हैं। तो अगर ये इंसानियत मजहब से पहले आ गई तो यकीनी तौर पर हालात अच्छे हो जाएंगे, और उलमा की जानिब से जो पेशरफ्त की जा रही है उसका भी बिरादरान वतन इस्तकबाल कर रहे हैं, और खुद मुस्लिम तबका इस्तकबाल कर रहा है कि हालात बेहतर हुआ उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। चलिए तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा तनाज़े पर हंगामा थमता नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी के हमलों पर महाराष्ट्र वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने सख्त तेवर दिखाया है। उद्धव ठाकरे ने दो टूक अल्फाज में कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने का तरीका होता है, अगर हनुमान चालीसा पढ़ना है तो घर आकर पढ़िए, दादागिरी मत कीजिए, ऐसा करने वालों से निमटना आता है। इकडे हनुमान चालीसा असेल पढ़ा, रामदास स्वामींनी सुद्धा मारुती स्तोत्र लिहून ठेवले, अप्रतिम आहे, भीमरूपी महारुद्रा। ते भीमरूप आणि महारुद्र काय असतं ते शिवसेना जर तुम्ही अंगावर आला तर दाखवायला कमी पडणार नाही, कारण आमचं हिंदुत्व हे हनुमानाच्या गदेसारखं गदाधारी आहे। या घरी यायचे, या हनुमान चालीसा तुमच्या घरात जर ती पद्धत नसेल, संस्कृती नसेल, आमच्या घरात येऊन बोलायचं असेल तर बोलू शकता जरूर। बीजेपी लीडर किरीट सोमैया पर हुए मुबैना हमले के बाद एफआईआर दर्ज कराने की बात सामने आ रही है। इस सिलसिले में एक एफआईआर की कॉपी भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस पर किरीट सोमैया का कहना है कि इन्होंने कोई एफआईआर 23 अप्रैल को दर्ज ही नहीं कराई। इन्होंने ट्वीट किया है कि बांद्रा पुलिस स्टेशन ने इनकी रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया था। किरीट सोमैया आज खार पुलिस स्टेशन जाएंगे और बोगस एफआईआर की शिकायत करेंगे।
तो अमरावती के रुकन पार्लियामेंट नवनीत राणा, उनके शौहर और एमएलए रवि राणा ने सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की, जिस पर आज समाअत होगी। ख्याल है कि राणा जोड़े ने इनके खिलाफ दायर मुकदमे को मुस्तरद करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट से रुजू किया था, जहां इनकी अर्जी को अदालत ने मुस्तरद कर दिया था। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे मुंबई, जहां समान नुमान प्रशांत इस वक्त जुड़े हैं। प्रशांत, राणा जोड़े को क्या आज कुछ राहत मिल सकती है? देखिए, ये तो अदालत तय करेगा, लेकिन जिस तरह से पूरी कार्रवाई हुई है, कानूनन जो पैतरे खेले गए हैं, अगर उसे तराजू में रखकर तोला जाए तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि राणा दंपत्ति की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ी हुई है। क्योंकि हमने देखा था जब बांद्रा कोर्ट में इन दोनों को पेश किया गया तो उस वक्त सेडिशन के चार्जेस उसमें ऐड कर दिए गए। उसके बाद देखा गया तो 2 एफआईआर बनाया गया। जो पैतरा कानूनन खेला गया था ये था कि अगर एक एफआईआर में, एक मामले में अगर इन्हें राहत मिलती है तो इन्हें दूसरे सेक्शन, दूसरे एफआईआर में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसा आरोप कल जो है हाई कोर्ट में रिजवान मर्चेंट, जो दोनों के वकील हैं, उन्होंने रखा था, जिसे ध्यान में रखते हुए कल अदालत ने इन्हें एक राहत वाली बात कही कि अगर इन्हें एक मामले से बिल मिलती है तो दूसरे मामले में गिरफ्तारी से पहले 72 घंटे पहले नोटिस पुलिस को देना होगा। ये सबसे बड़ी बात है। और वहीं मैं आपको बता दूं, सेडिशन के चार्जेस लग जाने के कारण बांद्रा कोर्ट के पास पावर नहीं है कि उनकी जमानत पर वो सुनवाई कर पाए। यही वजह है कि आज उन्होंने सेशन कोर्ट का रुख किया हुआ है। रिजवान मर्चेंट के जो जूनियर वकील हैं वो बांद्रा अदालत पहले जाएंगे, वहाँ पर एक रिटर्न में अर्जी देंगे कि जो एप्लीकेशन उन्होंने जमानत की वहाँ की थी, तो अदालत को पावर न होने की वजह से वो एप्लीकेशन वापस लिया जाए अदालत से, वहाँ की जमानत की। और आज मुंबई के सेशन कोर्ट में उन्होंने ऑलरेडी जमानत की अर्जी दे दी है। 54 नंबर अदालत पे 11 बजे के बाद सुनवाई होने की पूरी आशंका है। तो ऐसे में देखना होगा कि जब अदालत में सुनवाई शुरू होगी तो रिजवान मर्चेंट क्या कुछ पहलू अदालत के सामने रखते हैं, सरकारी वकील क्या कुछ पहलू अदालत के सामने रखते हैं, और अदालत क्या कुछ तय करता है इस पर, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल प्रशांत, एक चीज़ और जहाँ क्रिस सोमैया के ताल्लुक से जाना चाहिए। क्रिस सोमैया का जो एपिसोड है वो भी खूब उछला, उन पर हमला हुआ, वो दिल्ली गए, दिल्ली से फिर वापस आए। अब एफआईआर को लेकर एक मसला सामने आया, उन्होंने कहा कि मैंने एफआईआर की ही नहीं है, जबकि एफआईआर की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये क्या पूरा मामला है? देखिए, जिस दिन किरीट सोमैया के गाड़ी पर हमला हुआ तो उसके दूसरे दिन ही किरीट सोमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने उस एफआईआर की कॉपी को दिखाया जो बड़ी तेज़ी से वायरल हुआ है। और उन्होंने दावा किया कि वो पुलिस स्टेशन में जब वो गए तो वहाँ पर उनकी शिकायत ली ही नहीं गई थी। तो ये फर्जी एफआईआर की कॉपी कहाँ से वायरल हो रही है, ऐसा आरोप किरीट सोमैया का है। और इसी सिलसिले में आज 12 बजे के आसपास वो खार पुलिस स्टेशन पहुँचेंगे और ये शिकायत दर्ज कराएंगे कि उनकी शिकायत ली नहीं गई थी, तो ये फर्जी एफआईआर किसने दाखिल कराई है। तो इस बात को लेकर किरीट सोमैया जो है खार पुलिस स्टेशन का रुख करेंगे। वहीं मैं आपको बताऊँ कि सबसे अहम बात ये भी सामने आ रही है कि किरीट सोमैया के ऊपर हमला और उनके कार पर हमला, इस मामले में मुंबई पुलिस ने कल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से एक जो है वो मेयर रह चुके हैं मुंबई महानगर पालिका के, महाड़ेश्वर। उनको कल टेबल बिल भी हो गया है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जब किरीट का दावा है कि उनका एफआईआर हुआ ही नहीं, तो पुलिस एफआईआर करके ये कार्रवाई जो कर रही है वो कैसे कर रही है। तो तमाम चीज़ें हैं। जब एक बार किरीट सोमैया खार पुलिस स्टेशन पहुँचेंगे, खार पुलिस स्टेशन में उसकी शिकायत कराएंगे कि मैंने एफआईआर नहीं की थी, फिर उसके बाद पुलिस की तरफ से जो जवाब होगा वो देखने वाली बात होगी कि आखिर एफआईआर किया गया तो कैसे कराया गया, क्या पुलिस ने सू मोटो लिया है। देखिए, यहाँ कानून ये भी कहता है कि सू मोटो कई मामलों में पुलिस खुद ले लेती है, तो क्या पुलिस इस बात को कहेगी कि हमने सू मोटो लेकर के मामले की जाँच शुरू कर दी है। तो ये भी देखने वाली बात होगी। और खार पुलिस स्टेशन जाकर किरीट क्या कुछ कहते हैं ये भी देखना काफ़ी अहम होगा। बिल्कुल। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में ये जो पूरा अभी तनाज़ा चल रहा है, सियासी उथल पुथल चल रही है, वो हनुमान चालीसा और अजान या लाउड स्पीकर को लेकर शुरू हुई, लेकिन सीएम लगातार खामोश थे, सीएम इस पर कुछ नहीं बोले थे। लेकिन कल काफ़ी तेवर सीएम के उद्धव ठाकरे के काफ़ी सख्त दिखे इस पूरे मामले पर। बिल्कुल, देखिए, पहलू एकदम क्लियर है, क्योंकि आज सवेरे हमने देखा कि मनसे का जो है एक टीजर जो है लॉन्च किया गया है, जिसमें राज ठाकरे सबको इनवाइट कर रहे हैं कि सब औरंगाबाद चले, जहां पर उनका 1 तारीख को भाषण है, जो उन्होंने ये ऐलान किया था कि 1 तारीख को वो जो है औरंगाबाद में सभा लेंगे और भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश है मनसे की तरफ से। तो कल हमने देखा कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे, नवनीत राणा और
रवि राणा, इनको लेकर के जो उन्होंने बातें कही वो काफ़ी करारे वाली बातें थी और इशारों में उन्होंने राज ठाकरे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राणा दंपत्ति के समाचारक जो हैं वो राज ठाकरे हैं। तो ऐसे में माहौल जो है महाराष्ट्र की और राजनीति जो है काफ़ी गर्म हो चुकी है। हमने देखा है कि अब हर गली हर नुक्कड़ पर जब भी चर्चाएं शुरू होती हैं तो लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा का मुद्दा सबसे अहम और सबसे पहले होता है। तो आज देखना होगा कि पूरी दिन भर में क्या गतिविधि होती है, किरीट सोमैया के मामले में क्या सामने आता है। 1 तारीख को राज ठाकरे क्या कहेंगे इस पर सबकी नज़र वैसे ही रहेगी। और अब जो सारी चीज़ें चल रही है राणा दंपत्ति को लेकर के, क्या अदालत से उन्हें आज राहत मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और राहत मिलती है तो उसके बाद अगला उनका कार्यक्रम या स्टेप क्या होगा, क्योंकि जिस हनुमान चालीसा को लेकर के ये सारा विवाद, सारा बवाल हुआ, हम देखें ना तो राणा दंपत्ति अपने घर से ही बाहर निकल पाए, उसके पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। यानी कुल मिलाकर देखा जाए इसमें 2 राय नहीं रही है कि महाराष्ट्र और मुंबई में अब हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर का मुद्दा सबसे अहम और सबसे पहले लिया जा रहा है। चलिए प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस तादीबी कमेटी की आज मीटिंग। सुनील जाखड़ और केवी थॉमस पर लिया जा सकता है फैसला। कमेटी ने जाखड़ और थॉमस से जवाब मांगा था, जाखड़ ने नहीं दिया है जवाब। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कांग्रेस तादीबी कमेटी की आज मीटिंग है। सुनील जाखड़ और केवी थॉमस पर फैसला लिया जा सकता है। कमेटी ने जाखड़ और थॉमस से जवाब मांगा था, जाखड़ ने नहीं दिया है जवाब। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे रवि सिसोदिया से, जो इस वक्त हमारे साथ फोन के जरिए जुड़े हैं। रवि, आज काफ़ी अहम मीटिंग होने वाली है कांग्रेस डिसिप्लिनरी कमेटी की, क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है जाखड़ और थॉमस के ताल्लुक से? देखिए 11 बजे से बैठक शुरू होने वाली है और हालांकि जहां तक फैसले का सवाल है, ऐसा माना जा रहा है कि केवी थॉमस और सुनील जाखड़ दोनों को लेकर पार्टी मन बना चुकी है कि दोनों को निलंबित किया जाए। हालांकि फैसला कमेटी की बैठक में होगा, लेकिन जिस तरह का जवाब या यूं कहें कि जो एलिगेशन लगाए गए थे, जो नोटिस दिया गया था, उसमें भी अलग अलग फर्क है। क्योंकि जब नोटिस जारी किया गया था उसमें सिर्फ केवी थॉमस ने अपना रिप्लाई दिया था, 1 सप्ताह का समय दिया गया था, 1 सप्ताह के अंदर इस नोटिस का जवाब दे, लेकिन सुनील जाखड़ की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि पार्टी दोनों को निलंबित कर सकती है। जहां तक चूंकि दोनों मेंबर ना ही विधानसभा के ना ही लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हैं, तो ऐसे में उन दोनों का निलंबन नहीं हो सकते, दोनों को सस्पेंड नहीं कर सकते, सिर्फ निलंबन हो सकता है, इसकी कार्रवाई हो सकती है। 11 बजे से बैठक, इस बैठक में AKNTD की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें तारिक अनवर मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ तारिक अनवर के साथ जी परमेश्वर हैं, JP अग्रवाल, अंबिका सोनी भी मौजूद रहेंगी। 1 सप्ताह पहले नोटिस जरूर दिया गया, 1 सप्ताह का समय जरूर दिया गया, लेकिन जवाब नहीं आने के कारण ऐसा माना जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो सदस्य उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी पार्टी के संविधान के अंतर्गत जो भी प्रावधान होंगे उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो एक संकेत जरूर दिया गया है कि कार्रवाई के तौर पर कार्रवाई के तौर पर निलंबन हो सकता है, लेकिन एक बड़ा मसला होगा क्योंकि दोनों बड़े चेहरे हैं, चाहे केवी थॉमस की बात करें या सुनील जाखड़ की बात करें। सुनील जाखड़ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और केवी थॉमस केरल में कांग्रेस का एक मजबूत चेहरा रहे हैं। तो अगर पार्टी उन पर कार्रवाई करती है तो ये बड़ी बात होगी, बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी। लेकिन दोनों की अगर बात करें तो केरल की तरफ से लेटर आया था, केरल की तरफ से कहा गया था कि जिस तरह से उन्होंने कन्नूर में जो कार्यक्रम था, CPM के पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, वो अनुशासनहीनता में आता है। वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब के प्रभारी की तरफ से सुनील जाखड़ को लेकर लिखित कंप्लेंट की गई थी और कहा गया था कि जो उनके बयान थे, उनके बयान की वजह से पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई है, ऐसे में इनके ऊपर अनुशासन पर कार्रवाई की जाए। जी चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के क्लास 10वीं और 12वीं सेकेंड टर्म के इम्तिहान आज से शुरू हो रहे हैं। 10वीं जमात का फाइनल इम्तिहान 24 मई को खत्म हो जाएगा, वहीं 12वीं जमात का पर्चा 15 जून तक जारी रहेगा। इस इम्तिहान के लिए स्कूलों में खुसूसी तैयारियां की गई है। दिल्ली समेत कई रियासतों में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से तमाम तलबा कोरोना गाइडलाइन पर अमल करेंगे, ये लाजमी करार दिया गया। तलबा का एक हिस्सा मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना इन्फेक्शन की वजह से CBSE बोर्ड से इम्तिहान मुलतवी करने का मुतालबा भी कर रहा था। लखनऊ में योगी काबीना की आज अहम मीटिंग होगी। लोक भवन में ये मीटिंग 11 बजे होगी। इस मीटिंग में कई अहम तजावीज़ को हरी झंडी दिखाए जाने की तवक्को। पिछले हफ्ते हुई यूपी काबीना की मीटिंग में 14 तजावीज़ को मंजूरी दी गई थी। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे तारिक कमर से, जो इस वक्त फोन के जरिए हमारे साथ जुड़े। तारिक, आज काफ़ी अहम दिन होने वाला है लखनऊ में, योगी काबीना की आज अहम मीटिंग होने वाली है, क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं? हाँ देखिए, जो मालूम हो रहा है आदम के जो कई अहम फैसले इस मीटिंग में लिए जा सकते हैं। सबसे बड़ा मसला तो पूर्वांचल एक्सप्रेस पे जो टोल
नाफिज किया जाना है उसको लेकर कुछ अहम फैसला सामने आ सकता है, जिसकी पहले ही जाहिर है कि इंदौर की एक कंपनी को मुतय्यन कर दिया गया है, लेकिन आज इस पर फाइनल मोहर लगनी है। तो दूसरी बात ये भी है कि महकमा सनअत और तिजारत और महकमा तामीरात आम्मा के ताल्लुक से कुछ ज़रूरी फैसले ले जाने हैं। जैसे कि आपने देखा है कि गुज़िश्ता दिनों बीजेपी हुकूमत की जानिब से जो अहकाम दिए गए हैं उसमें बिल्डोजर वगैरह बड़ी तेजी से चले हैं मुख्तलिफ सतहों पर। तो जाहिर है कि महकमा तामीरात आम्मा का मसला बड़ा अहम और बड़ा नाजुक रहता है, तो इस ताल्लुक से भी कुछ न कुछ फैसले सामने आएंगे कि मजीद क्या कुछ पेशरफ्त की जानी है, क्या कुछ अहकाम जारी होकर उस पर मोहर लगनी है। चलिए तारिक, बहुत बिल्कुल बिल्कुल तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, 2 मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया। बारामूला के पटन इलाके से हुई है ये गिरफ्तारी। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के बारामूला से, जहां 2 मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया है। पटन इलाके से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। दोनों मिलिटेंटों का ताल्लुक जैश ए मोहम्मद से बताया जा रहा है। दोनों के पास से पिस्तौल, गोला बारूद और ग्रेनेड भी बरामद हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर के मटन से, जहाँ 2 मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया। बारामूला के पटन इलाके से हुई है गिरफ्तारी। दोनों मिलिटेंटों का ताल्लुक जैश ए मोहम्मद से बताया जा रहा है। दोनों के पास से पिस्तौल, गोला बारूद और ग्रेनेड बरामद हुआ है। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां 2 मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया। बारामूला के पटन इलाके से हुई है ये गिरफ्तारियां। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।